कम रेट पर भी मिल जाएगा और उसकी गुणवत्ता भी हमको अच्छी मिल जाएगी। और जितना रसायन की ज़रूरत है उतना ही प्रयोग होगा। होता क्या है कि कभी कभी जब हम समूह में नहीं कोई काम करते हैं तो ये लगता है कि जब हमने पैसा खर्च किया है तो कम काहे करें, पूरा करेंगे। जैसे किसी किसान को 20 ml कोई रसायन की आवश्यकता है जो संस्कृति कहती है, लेकिन जब वो दुकान पर खरीदने गए तो पैकेट उनको मिल रहा है 50 ml का। तो ये होता है कि जब पैसा पूरा दिया है तो दवाई आधी काहे डालेंगे, और दवाई भी वो ज़्यादा से ज़्यादा डाल देते हैं। तो उन एक ये माइंड सेट रहता है कि ज़्यादा दवा डालने पर हमको ज़्यादा मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जो संस्तुत मात्रा है, अगर उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाए, अति सर्वत्र वर्जित, अति जब भी कर देंगे वो उल्टा हमको नुकसान पहुँचाने लगता। एक उदाहरण मैं और देता हूँ। एक विषय होता है MRL, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। मतलब जो भी हम कोई फल सब्जी इत्यादि खाते पीते हैं उस पर कोई न कोई रसायन का छिड़काव होता है। तो सरकार ने एक मानक तय कर रखा है कि किसी भी फल सब्जी में कितना अधिकतम ये रसायन हो जिसे कि मनुष्य के प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर काफ़ी कुछ चीज़ों को पचाने की क्षमता रखता है। तो ये जो MRL है ये क्या है, जैसे एक रसायन है मैनकोजेब, M45 नाम से आप सब जानते हो। तो M45 जो है ये अमरूद की फसल में संस्तुत नहीं है। अमरूद के जैसे वो फल जिनको हम सीधा ही खा लेते हैं छिलके सहित। अमरूद का क्या है, अमरूद लिया अच्छा है, धुला और खाना शुरू कर देते हैं। आम में क्या है, उसका छिलका उतारते हैं और छिलका खाते भी नहीं। ऐसे बैर है, बैर का जो फल है इसमें छिलका उतारने का कोई व्यवस्था नहीं, इसको भी डायरेक्ट खा लेते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या एक वेटिंग पीरियड दिया होता है। ये वेटिंग पीरियड जो है, जब कोई रसायन आता है उसके साथ में एक पत्रक होता है, सूचना पत्रक। उस पत्रक के साथ रहता है कि इस रसायन को फसल पे डालने के कितने दिन के बाद हमको इसे खाना पीना है। तो किसान भाई या ज़्यादातर जो व्यापारिक रूप से खेती पर निर्भर हैं या उनको बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेना है, बहुत चमकदार, बहुत आकर्षक दिखाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये वेटिंग पीरियड का ध्यान नहीं देते कभी कभी, और वो सामान तुरंत बाजार में आ गया और हमने आपने खाया, उससे हमको फिर आगे जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी ये दिक्कतें होती। तो FPOs को जब लाइसेंस मिलता है वहाँ पे जब हम सब आपको जागरूक करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। जैसे एक फ़ायदा ये है कि आप अमरूद की खेती करने वाले किसान हो गए या कोई भी फसल विशेष की खेती कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर में रसायन का तत्व है, हमारा FPO इस बात की भी गारंटी लेता है कि इसमें ऐसा कोई रसायन नहीं है बाजार में जाते समय कि जो मनुष्यों के लिए नुकसानदेह है या जो अपने वेटिंग पीरियड को पूरा कर चुका है। तो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट क्या हुआ, जब सरकार ने जांच की तो पता लगा कि अमरूद के अंदर जो M45 है इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। अब एक क्या है कि नॉन क्लेम पेस्टिसाइड, मतलब जो पेस्टिसाइड वहाँ संस्तुत ही नहीं है कि इस अमरूद के में तो डाला ही नहीं जा सकता, M45 बना है, वो भी वहाँ मिल रहा है। इससे क्या है कि अभी अपने यहाँ अयोध्या मार्केट बहुत बड़ा मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अयोध्या की सब्जी मंडी के गेट पर, मतलब जो किसान सामान लेकर के आए हैं उनकी जब जांच हुई है तो कई ऐसे रसायन मिले हैं जो फल और सब्जियों पर हैं जिनका हमारे आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। इस समय एक और प्रसिद्ध रसायन जो प्रयोग हो रहा है जिसको राउंडअप नाम सुना है आप लोगों ने, राउंडअप, ग्लाइसर, ग्लाइफोसेट, अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट जो है ये इस समय अधिक प्रयोग होता है। इसका आप जो पैकेट उठा के देखेंगे तो सरकार की जो संस्तुति है इसको प्रयोग करने के लिए वो दो ही है। चाय की खेती, जहाँ चाय के बागान है वहाँ प्रयोग होता है, और दूसरा है नॉन क्रॉप्ड एरिया, अकृषित क्षेत्रफल जहाँ पर खेती नहीं होती। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत में प्रयोग होने वाले कुल राउंडअप का लगभग 80% के आसपास केवल उत्तर प्रदेश में प्रयोग होता है, और यहाँ चाय का एक पौधा नहीं है।
और सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया होने के नाते अकृषित क्षेत्र भी नहीं है। अकृषित क्षेत्र का मतलब जहाँ खेती नहीं होती, जैसे रेलवे लाइन के किनारे वहाँ फसल नहीं बोई जाती, रोड साइड के किनारे वहाँ फसल नहीं बोई जाती, कोई ऐसा मैदान, अर्थात ऐसी भूमि, ऐसी मिट्टी जहाँ पर हम किसी फसल को पैदा करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो तत्व है वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब जो कैंसर पैदा करने वाला हो, वो इसके अंदर। आप देखेंगे ये धड़ल्ले से बिकता है, बहुत सारा हम लोग इस पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी लीक होता है। और लीक इसलिए होता है क्योंकि किसान इसको खूब सारी डिमांड कर रहा है, उसको इसकी जानकारी नहीं हो पा रही कि कहाँ इसे प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। तो एफपीओ जब पेस्टिसाइड का लाइसेंस लेकर के काम करते हैं तो उनका एक ये दायित्व बनता है, या जब भी आप अपनी मीटिंग्स करते हैं, कि किसी एक एक्सपर्ट को आप बुला करके ये जो विषय हैं इन पर हमारी चर्चा हो, ताकि जो रसायनों का दुष्प्रभाव है वो हमारे आपके शरीर पर कम हो, वातावरण पर कम हो, हमारी लागत कम आए और कुल मिलाकर के जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहे। तो इतना ही मुझे कहना है। अगर हाँ, आप में से सबको लाइसेंस मिल चुके हैं क्या पेस्टिसाइड वाले? यहाँ कोई है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया हो? हाँ, 2-3 एफपीओ हैं जो पेस्टिसाइड का